नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी लेसन है 8। टॉपिक है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, जिसका ये टॉपिक है मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। जिससे रिलेटेड सारा टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेणुका बहुत ही उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधित पुस्तकों से उसका परिचय करवाया, दुरुस्त भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों के तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। मतलब उसको देखने के बाद उसका मन करता था कि रेणुका को कि हम वहाँ जाएं, घूमें फिरें, हम भी वहाँ का नज़ारा देखें, अपने आँखों से वहाँ फील करें विश्व के विभिन्न भागों का निवास। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से है तो कुछ बर्फीले प्रदेशों से है, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से है। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हो लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9, 10 से आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों निवासियों के जीव के बारे में सीखेंगे। चलिए, अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा है वो देखते हैं। अमेज़न बेसिन के विश्व में जानने से पहले हम मानचित्र को देखेंगे। चित्र 8.2 को देखें। पहले देख लेते हैं चित्र 8.2 कौन सा है। तो चित्र 8.2 दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन देख लीजिए कैसा है, ये घना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेज़न बेसिन जो है क्या है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेज़न नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ध्यान दें कि पश्चिम से पर्वत से निकलकर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, अगर एक नदी उधर से आ रहा है दूसरा नदी उसमें मिल जाता है, उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। अमेज़न जो है ना नदी, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बेसिन का निर्माण करते हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से
अप्रभावित होती है। क्या आप इसे बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? चलिए इसको भी देखते चलेंगे। क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इन नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर, जिसको जो टोपी टाइप का होता है उसको क्या कहते हैं? सिर का सुरक्षा कवच मतलब हेड गियर, एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थान आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। घास का स्कर्ट पहने हुए थे वो लोग आदिवासी जो उस पर आक्रमण किया। आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोस नामक महिला योद्धा के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अमेजन नाम क्यों पड़ा? तो वही आदिवासी हमला से जो उसको याद आ गया, उसके नाम पर ही उसका याद आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सहायक नदियाँ कौन कौन है। यह छोटी नदियाँ होती है। सहायक नदियाँ जो होती है वो छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी से में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बाहर ले जाती है वह उसे बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व के सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगर पूछ दे विश्व की सबसे बड़ा बेसिन कौन है तो अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन है। चलिए अब ये हो गया। अब पढ़ते हैं जलवायु। जलवायु क्या है इसको देखते हैं हम लोग। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अमेजन बेसिन कहाँ फैला है? तो भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम्र जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है। मतलब हल्का गर्मी टाइप का वहाँ लगता है। एनी टाइम रात और दिन इक्वल रहता है क्योंकि वो भूमध्य सागर के निकट है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी का। मतलब बारिश भी उतने होता है, पर डे होता है। ठीक है, कोई उसका कोई नियम ये क्या कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी हो सकता है, कोई भी चेतावनी नहीं। दिन का तापमान उच्च, आर्द्रता अति उच्च होती है। रात का समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता जो होता है ना वही रहता है। चलिए वर्षावन देख लेते हैं। वर्षावन क्या है? वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। क्या उग जाते हैं? वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब उसके जड़ के मतलब नीचे समीप भूमि पर नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। मतलब उसको धूप से कोई काम नहीं है, वो नॉर्मल छाया में भी अपना जीवित रह सकता है, ग्रोथ कर सकता है, वही वहाँ पे जीव पनप सकता है, उग सकता है। ठीक है, वनस्पति। लेकिन धूप को उसको ज़रूरत, क्योंकि धूप जाएगा ही नहीं, उसका पत्ता इतना चौड़ा होता है ना कि नीचे उसका सूर्य का रोशनी जाता ही नहीं है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। क्या चीज़ के रूप में? तो परजीवी पौधा के रूप में। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। प्राणी जात की अधिक होती है, जैसे में टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाली विभिन्न प्रकार की पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं। जो भारत में पक्षी पाया जाता है ना, वहाँ के जो होता है वो पक्षी दोनों भिन्न होता है। यहाँ पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाली टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले
पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियां का विभिन्न प्रजाति भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों का विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। मतलब सब कुछ लगभग वहाँ पाया जाता है। भारत में जो पक्षी है उससे भी वहाँ दूसरे कैटेगरी का पक्षी होता है। ये है टेपीर है। क्या है? ये टेपीर है। और इधर भी देख लेते हैं क्या क्या है। ये क्या है? अमेजन वन है। देखिए कितना जंगल है कि बहुत ये घना है। चलिए, क्या आप जानते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है। क्या है? ब्रोमीलायड जो है एक विशेष प्रकार का पौधा है, ठीक है, जो अपनी पत्तियों में जल का संचित रखता है। वो अपने पत्तियों में जल को छुपा के रख लेता है। मेढक जैसी प्राणी इन जाल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मेढक जो होता है, मेढक जैसे प्राणी जो होता है वो जल के पॉकेट का उपयोग करके अपना अंडा वहाँ पे देते हैं, ठीक है। ब्रोमीलायड एक पेड़ है, ठीक है। आओ कुछ कर सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर विस्तृत प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। चलिए अब पढ़ते हैं कि वर्षावन में वर्षावन के निवासी क्या है? तो वर्षावन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। मतलब वहाँ के जंगल को साफ सुथरा करके काट उठ के खेती करने के लिए अपना क्या करते हैं? फसल उगाते हैं भोजन के लिए। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। महिलाओं जो क्या करते हैं? खेती करते हैं, फसल पे उगाते हैं। क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं? तो टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, बहुत मुश्किल है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों को अपने परिवार के भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं? कौन सा कृषि का उपयोग करते हैं? कर्तन और दहन पद्धति का उपयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। वहाँ के मुख्य आहार क्या है? तो मेनियोक है। मेनियोक क्या है इसको समझेंगे, जिसे कसावा भी कहते हैं। मेनियोक को क्या कहते हैं? कसावा कहते हैं। तथा यह आलू की ही तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। जैसे पोटैटो होता है ना, आलू, उसी तरह का मेनियोक, जिसको कसावा कहते हैं, आलू के ही तरह होता है, जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोक्का कहते हैं। कुछ लोग मलोक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? मलोक्का कहते हैं। कुछ लोग मोलक्का कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। बड़ा बड़ा अपार्टमेंट जैसे घर को क्या कहते हैं? मोलक्का कहते हैं। जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। कैसी होती है? तीव्र ढलान, पूरा ढलान होता है, पानी पड़े तुरंत पानी नीचे की ओर आ जाए। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है।
आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 8.6 देख लेंगे। वर्षा के कारण ही मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि में बदल जाता है। भूमि का जो मेन पार्ट होता है ना, ऊपर का मिट्टी सारा बह जाता है और वो जमीन बंजर हो जाता है। चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं, तब फिर फिगर को देखेंगे। कर्तन एवं दहन की पद्धति। कर्तन और दहन बीच में पढ़े थे, उसको क्या कहते हैं उसको डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं। कर्तन व दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, ठीक है। फिर इनको जलाया जाता है और जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। मतलब वो जो पदार्थ जितना भी था उसको काट के उसको जला के उसका जो राख हुआ उसको मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। मतलब उससे उस कर्तन दहन जो होता है उस पे कुछ साल तक उस पे फसल की खेती की जा सकती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। मतलब एक ही जमीन पे बार बार खेती करने से उसका पोषण जो क्षमता होता है ना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति वो छीन हो जाती है। मतलब उसमें खेती के लिए जैसे कोई बीज बोए तो उसको वो ताकत नहीं दे सकता है, अपने अंदर से वो उसमें कुछ नहीं रहता है। इसलिए यह टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़ों को पुनः जोत सकते हैं। मतलब कुछ दिन के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, फिर तभी कुछ उस पर कार्य किया जाएगा। चलिए ये देखते हैं पहले कैसे होता है। यहाँ पर देखिए वनों के क्रमिक विकास, ठीक है। ये पहले विकास है भूमि का, ये साफ सुथरा किया, ठीक है, ये भी किया, फिर ये भी किया। लेकिन जब ये मिट्टी का ऊपरी सतह जब बह जाएगा तो भूमि पूरा बंजर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए भूमि ऊपर का मिट्टी रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी है ये, देख लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी। ये क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि कहाँ पे है? असम में है। कहाँ है? असम में है। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल्स से पढ़ते चलेंगे हम लोग। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, मतलब वहाँ के एरिया में कैसे जीवन व्यतीत करते हैं लोग। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। चित्र 8.8 देख लिए। यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। कितना कितना है? तो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों का नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण शायद करते हैं। क्या करते हैं? इस बेसिन में मुख्यतः विशेषताएं हैं। चलिए इसमें ये है, क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। ये एटलस में बोल रहा है कि उसके सहायक नदियों के नाम ढूंढे, ठीक है। चलिए इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये नदी आया, ये बीच में ये जो कट के बन जाता है, ये इसी को कहते हैं चाप झील, ठीक है। चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। वहाँ मानसूनी प्रदेश है, तो मानसून कब प्रवेश करता है? वहाँ पे जून से सितंबर के बीच में। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होता है और शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत के मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। चित्र 8.8। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है।
तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। अंततः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। मानव प्रवास मतलब मानव के रहने के लिए मैदानी क्षेत्र जो है सबसे अच्छा है, ठीक है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। गंगा बेसिन की जो है, ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो उपजाऊ है, वहाँ पे रहने के लिए ठीक है। वहाँ जनसंख्या भी बहुत अधिक है। जिन स्थानों पर फसल उगने के लिए असमतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चित्र 8.9। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। मतलब धान को अधिक पानी की जरूरत होती है, धान वहीं उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा भी है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल भी है। गन्ना और जूट क्या चीज में आता है? तो नकदी फसल में आता है। ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। नकदी फसल में क्या क्या आता है? तो गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा और गन्ना, जूट जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। चित्र 8.10 में भी देख लेंगे। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े के संवर्धन का सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलों उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब इसको देखते हैं कहाँ क्या क्या चित्र था, सब करते हुए चलेंगे। अब ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नाम को पता लगाएं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और कहाँ कहाँ अलग, मतलब बहुत हर एक एरिया में हर एक नाम से जाना जाता है। चलिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ समझते हैं क्या होता है। जनसंख्या घनत्व उसमें मिला था ना कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, यहाँ खेती करने के लिए योग्य भूमि है, वहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, ये सब के बारे में था। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग समझते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जैसे 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उदाहरण जैसे एग्जाम्पल में है, उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व 189 है, ठीक है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार में 1102 है। तो सबसे जनसंख्या घनत्व कहाँ हो गया ज़्यादा? बिहार का, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व उसको कहते हैं कि जो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर में जितनी भी जनसंख्या आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए क्रियाकलाप में देखते हैं। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्र करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों का पता लगाएं जहां या उनका निर्माण होता है। मतलब जूट, बांस, जूट तो हो गया पश्चिम बंगाल, सिल्क बिहार और असम के बीच में, बांस तो असम में ही होगा। चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे गंगा बेसिन क्षेत्र में क्या धान की कृषि हो रहा है, धान की खेती कैसे होता है। फिर इधर क्या है, असम में चाय बागान है, इसका भी बताया गया था। चलिए अब बेसिन यहाँ से पढ़ते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। मतलब नॉर्मल, मतलब ये एनी टाइम पाए जाने वाले, कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, समान रूप से पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में पाए जाने वाला
एक सींग वाले गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। चित्र 8.11 देख लेंगे। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। चित्र 8.12 नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। कौन सा, तो रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है, मतलब सबसे स्टैंडर्ड लेवल का मछली होता है। ठीक है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोग का मुख्य आहार है। वहाँ के जो निवासी थे वो लोग को फेवरेट भोजन क्या है, मछली और चावल है। चलिए पहले इसको यहाँ से कंप्लीट ही करते चलते हैं। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढालों पर समतल सतह पर बनाकर कृषि करने के लिए है। वेदिकाओं जो होता है पहाड़ तरह का होता है, चोटी टाइप का, उसको समतल बीच बीच में समतल बना के उस पर कृषि किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र से ना हो, मतलब ज़्यादा ढलान रहेगा तो पानी तो रुकेगा ही नहीं, उसको ढलान को कम किया जाता है काट काट के। वेदिका कृषि में क्या होता है, पर्वतों पर भी कृषि किया जाता है काट के। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है 8.12 में देखे थे मगरमच्छ का भी चित्र है यहाँ पे। अब देख लेते हैं, एक सींग वाला गेंडा भी था, कहाँ पे था, तो अब ब्रह्मपुत्रा में था, असम में। तो एक सींग वाला गेंडा भी है यहाँ पे। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं इसको, झील के बारे में पढ़ते हैं। झील जीविका का साधन, एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है, मतलब खुशहाल व्यक्ति है। मछलियों के विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, मतलब खरपतवार हो गया कि अलग से जो पौधा उग जाता है उसको, वेलिनोरिया, हाइड्रिला, ये सबको क्या किया, मछलियों का भोजन बनाते हैं। वहाँ के लोकल जो खरपतवार होता है ना वो मछली के लिए भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी, पहले इसको भी देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहते हैं। सूसू किसको कहते हैं, तो डॉल्फिन को ही हम लोग सूसू कहते हैं, अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। क्या कहते हैं, सूसू कहते हैं डॉल्फिन को, या तो नहीं तो अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर डॉल्फिन रहेंगे वहाँ पे तो वहाँ पता चलेगा कि हाँ ये शुद्ध जल है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे जिस नदी गंगा बेसिन जो भी है, अगर वो वहाँ के जो शहर क्षेत्र है ना वो वहाँ के नदी को प्रदूषित कर रहा है, तो इस वजह से ये सब डॉल्फिन वगैरह प्रजाति देखने को लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उससे उसको नुकसान होता है, वह नष्ट हो जाते हैं। अंधी डॉल्फिन कहा जाता है या तो सूसू कहा जाता है उसको। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। नदी, यहाँ से पढ़ेंगे। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वे पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ
समरसत्ता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं होता है। प्रदूषण से मछली को भी खतरा हो जाता है, ठीक है। प्रदूषित झील, इसमें ये प्रदूषित झील है, इसमें बहुत सारा शहर के गंदा चीज आके यहाँ पे आ गया है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, क्या है ये। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। चित्र 8.13 में इन शहरों तथा यहाँ के स्थित उद्योगों को गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। बहुत बार फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे मंदिर है, सारा गंदगी जितना होता है वो सारा कुछ नदी में ही जाता है। चित्र 8.13 है, गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी का ये चित्र है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा रुकिए, पहले यहाँ तक इसको हुआ ना, प्रदूषित करता है, अब फिर यहाँ से पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। एकदम ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, गंगा को साफ सुथरा करने के लिए, स्वच्छ और शहरी क्षेत्र को साफ सुथरा, सभी जगह साफ सुथरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को, कितना, तो 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया है, स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ लॉन्च किया है, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो भी 2014 में ही किया गया था। नमामि गंगे, जो कि गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए किया गया था। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन अभ्यारण्य अभ्यव था, अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। ये चित्र 8.4 मतलब पर्यटकों के लिए ये सब सारा चीज़ जगह है, जहाँ इलाहाबाद में गंगा पे यमुना, ताजमहल है, बौद्ध मठ है, बड़ा इमामबाड़ा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सब पर्यटक के लिए घूमने के लिए ठीक है। जैसे कि ये है मानस वन्य पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभनव्य में बाघ का एक दृश्य। चलिए ये भी लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसका कुछ प्रश्न हम लोग कर लेंगे, लॉन्ग प्रश्न बाद में करेंगे, शॉर्ट प्रश्न को अभी करते हुए चलेंगे और फिर टॉपिक को समाप्त करेंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, चलिए 2 नंबर से प्रश्न है, 2 नंबर से सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है, कौन नंबर, टुकन क्या है। टुकन क्या है, तो टुकन एक पक्षी है जो यहाँ पे पाया जाता है अमेजन वर्षा वन में, ठीक है। ख नंबर प्रश्न है, मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अफ्रीका का भोजन है। ग नंबर प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता जो है कि हुगली नदी पे है, 2 नंबर हो जाएगा, हुगली नदी के तट पर है। देवदार एवं फर किसके प्रकार है। देवदार और फर किसके प्रकार है, क्या है, तो ये एक प्रकार का शंकुआधारी वृक्ष है। क्या है, शंकुआधारी वृक्ष है। 4 नंबर है, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं।
बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो ये डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान सही जोड़े बनाए, मतलब ये मिलान करना है। सूती कपड़े, सूती कपड़े का कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, सूती कपड़े क्या हो जाएगा? को का हो जाएगा, सूती कपड़े कहाँ हो जाएगा? और क्या है? मुलक्का, रेशम कीट और काजीरंगा। काजीरंगा तो असम में है, ये तो 1 नंबर में आ गया। रेशम कीट हो जाएगा क्या? रेशम कीट पालन हो जाएगा। और मलक्का क्या है? मलक्का क्या है? पिरानिया क्या था? पिरानिया एक शायद ढालू छत था। मुलक्का तो एक, मुलक्का एक हो जाएगा। काजीरंगा असम हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, सूती कपड़े हो जाएगा। सूती कपड़े क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन, वेदिका, गंगा मैदान, वाराणसी, मुलक्का। चलिए इसको फिर से मिलाते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। सूती कपड़े जो होते हैं वो वाराणसी में, वाराणसी कहाँ है? सूती कपड़ा वाराणसी। मलोक्का क्या है? मेलोका क्या है? तो एक तिरछी छत होता है। क्या होता है? तिरछी छत होता है। क्या होता है? मतलब ढालू छत होता है, ठीक है। पिरानिया क्या है? तो एक मछली है। क्या है? एक मत्स्य है। और रेशम कीट क्या है? रेशम कीट हो जाएगा रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। और काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में। चलिए ये आज था लेसन 8 था। टॉपिक था मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, जो कि ये कंप्लीट करा दिया गया है। इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है। अब नेक्स्ट लेसन है 9, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।